नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पानीपत पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% युवाओं को रोजगार देने का जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उसे विधानसभा में बिल के रूप में मंजूरी दे दी है और महामहिम राज्यपाल के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जल्द ही आने वाली भर्तियों में इसे कानून की अनुपालना की जाएगी। पंचायती चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण सभी चीजें लेट हो गई हैं और अब जल्द ही वार्ड बंदी का काम शुरू करवाया जाएगा और जल्दी हरियाणा में पंचायती चुनाव होंगे। लगातार धरने पर बैठे किसानों के बारे में उन्होंने कहा है कि सवाल किसानों का नहीं है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, उसे फुर्सत नहीं है और कहीं और जाने की में काम छोड़ना पड़ता है। ये लोग वो लोग हैं जो भाजपा और मोदी के विरोधी हैं। चलो आप साथ में पानीपत में आप देख रहे हैं तस्वीरें भी कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि किसान खेतों में काम कर रहा है और साथ ही साथ विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। पंचायत चुनाव को लेकर भी कहा कि जल्द ही वार्ड बंदी का काम शुरू करवाया जाएगा और रोजगार बिल को मंजूरी दी गई है, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि सड़क पर बैठे किसान नहीं हैं, मोदी विरोधी हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल ने रोजगार बिल को मंजूरी दी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कई मुद्दों को लेकर यहां पर कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, रोजगारों का मुद्दा हो या फिर पंचायत चुनाव की बात हो। और वहीं कृषि कानूनों के विरोध में 97 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। तो वहीं ऐलनाबाद की नई अनाज मंडी में किसान यूनियन की ओर से किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में अभय चौटाला ने शिरकत की है। किसानों के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर अभय चौटाला को सम्मानित भी किया गया। हमारा देश का प्रधानमंत्री कोरोना की बीमारी से निपटने की बजाय देश के लोगों में भय पैदा कर रहा था, डर पैदा कर रहा था। जहां डर और भय पैदा कर रहा था वही कभी हमें थाली बजाने की बात कहता था, कभी ताली बजाने की बात कहता था। लोग सड़कों के ऊपर उस 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर बिना पैर में चप्पल डाले, पैरों में छाले लेकर के हजारों मील का सफर तय कर रहा था। देश के प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के कतई कोई चिंता नहीं थी। इस गरीब की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, ये गरीब अपने घर तक कैसे जाएगा। जहां उन्हें साधन मुहैया कराना चाहिए था, हमारा देश का प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा करने के काम कर रहे थे। कोरोना में पूरे देश के लोग परेशान थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान 9 बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं एक एक घोटाले का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हरियाणा के अंदर जब नई सरकार बनी थी, किसान अपने खेत की धान की फसल काट करके मंडी में बेचने जा रहा था। सरकार की एजेंसियां उस धान को खरीद रही थी, लेकिन जहां उसको एमएसपी का भाव मिलना चाहिए था, सरकार ने एमएसपी देने की बजाय 250-300 रुपए क्विंटल कम करके किसान की जेब पे डाका डालने का काम किया था। साथियों, हैरानी की बात है, केंद्र की सरकार की तरफ से 17,000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को इसलिए दिया गया था कि वो किसान की गेहूं की फसल को खरीद के उसकी पेमेंट साथ के साथ करने का काम करे। पेमेंट देने की बजाय 2 महीने तक हरियाणा प्रदेश के किसान को बैंकों के चक्कर काटने पड़े थे। उस 17,000 करोड़ रुपए को एक बैंक था
HDFC के नाम से उस बैंक के लोगों के साथ सरकार में बैठे लोगों ने मिलकर के वो 17,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया। 800 करोड़ रुपया उसे 17,000 करोड़ का 2 महीने का ब्याज बना और 800 करोड़ रुपया बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर के बैठ करके सत्ता में बैठे लोगों ने उस पैसे को अपनी जेब में डालने का काम किया। कि जब कृषि के कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, ये मामला 2012 का है। 2012 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो इसके लिए कमेटी मुकर्रर की गई थी, जिसके 5 मेंबर थे जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। उनमें हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी का चेयरमैन था, जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया। आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखोगे, 2012 को जब बजट का सेशन आया था, उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से कृषि के इन तीनों काले कानूनों का बिल भी आया था। इन सब पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी से जाकर के कह दिया कि अगर ऐसे काले कानून इस देश के अंदर आपकी सरकार लागू करना चाहेगी तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। और सरकार के गिरने के डर से कांग्रेस पार्टी ने उन कानूनों को वापस लेने का काम। और वहीं करनाल में भी भारतीय किसान यूनियन ने बैठक की है। बैठक के दौरान 8 मार्च को किसान न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया गया। किसान न्याय यात्रा करनाल से शुरू होगी। करनाल के डेरा कार सेवा में आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि आने वाली 8 मार्च को किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करनाल CM सिटी से यह यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है कई महीनों से, और उसके बाद अब किसान 8 तारीख को न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसकी शुरुआत करनाल के CM सिटी से की जाएगी और हरियाणा भर में सभी किसान ट्रैक्टर से यह यात्रा निकालकर सरकार को अपना संदेश देंगे और मांग करेंगे कि जो भी उनके ऊपर कानून थोपे गए हैं और वहीं MSP पर कानून बनाया जाए। इन मांगों को लेकर न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर रतनमान प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार से गुहार लगाएंगे सभी किसान कि उनकी मांगों की तरफ सरकार ध्यान दे और MSP पर कानून बनाए। करनाल से KC आर्य, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा है कि प्रदेश में फिलहाल माहौल अच्छा नहीं है, जिस वजह से फिलहाल प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा रहे, वहीं महमखंड के निवर्तमान सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों का यह कहना है कि प्रदेश में फिलहाल चुनाव करवाए जाने चाहिए, क्योंकि 23 फरवरी को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। यदि सरकार चुनाव में देरी करती है तो विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। वहीं कुछ सरपंचों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री असल बात नहीं बता रहे हैं। सच्चाई ये कि फिलहाल प्रदेश में सरकार के हक में माहौल नहीं है, जिस वजह से सरकार पंचायत चुनाव करवाने से बच रही है। और वहीं महेंद्रगढ़ में महंगाई को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। महिला कांग्रेस के बैनर तले महिलाओं ने शहर के विभिन्न बाजारों में नारेबाजी कर गुस्से का इजहार किया है। वहीं मिट्टी से बने गैस सिलेंडर को फोड़कर रोष जताया है। महंगाई की मार अब घरों की रसोई तक भी पहुंच चुकी है। महेंद्रगढ़ में रसोई गैस के बढ़े दामों और महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। महिलाओं ने 11 हट्टा बाजार, आजाद चौक, सब्जी मंडी, गांधी मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, त्रिवेणी चौक, आजाद चौक और अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है। गुस्साई महिलाओं ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी भी की है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिलाओं ने कहा कि पहले कोरोना की मार और उसके बाद में महंगाई ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। इसके साथ ही रसोई गैस की बढ़ी कीमतों से महिलाओं का घर का बजट भी डगमगा गया है। महिलाओं ने अंबेडकर चौक पर मिट्टी से बने गैस सिलेंडर को फोड़कर रोष व्यक्त किया है और मोदी सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की।
और वहीं भिवानी में महिला दिवस के कार्यक्रमों की कड़ी में महिला सप्ताह का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिक फ्री वैन रवाना की है और हर गांव, शहर और कस्बे में वैन जाएगी। खून की कमी से जूझ रही महिलाओं की जांच की जाएगी। डीसी जयवीर आर्य और सीएमओ डॉक्टर सपना ने झंडे दिखाकर रवाना किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में इन दिनों विमेन वीक का आयोजन किया जा रहा है, यानी 1 से 6 तारीख तक महिला सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नाना प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जहां पहले दिन मेरी बेटी मेरा धन नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, दूसरे दिन पिंकाथन नाम से एक रैली आयोजित की गई थी और इसके साथ साथ और भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में आज भी एनीमिक फ्री वैन जो है उसको झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस मौके पर भिवानी की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत भी मौजूद थी। डॉक्टर सपना का कहना था कि 70% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, यानी रक्त अल्पता से ग्रस्त हैं और इस वजह से ना तो उनकी ग्रोथ हो पाती है और जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अनीमिया से ग्रस्त होते हैं। ऐसे में ये वैन जो रवाना की गई है ना केवल गली गली कूचे कूचे जाएगी, शहर में जाएगी, गांव में जाएगी, इसके अलावा तमाम कस्बों में जाएगी, ज़िले के जितने भी कस्बे वहाँ पर जाएगी, पहचान करेगी ऐसी महिलाओं की, उनकी जाँच भी की जाएगी और उसके बाद किस तरह से उनको रक्त बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जाए, जागरूक किया जाए, वो तमाम चीज़ें उनके हेल्थ को लेकर उनका अवेयर भी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और वहीं चरखी दादरी के गांव घिकाड़ा को जाने वाली सड़क के पास झाड़ियों से सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाइयों का ढेर पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दवाइयों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर सीटीएम अमित मान भी पहुंचे हैं और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। चरखी दादरी में स्वास्थ्य महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी दवाइयों की खेप झाड़ियों में पड़ी मिली। जी हाँ, पुलिस को भी सूचना मिली और इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कर्मचारियों को सूचना मिली थी कि चरखी दादरी घिकाड़ा रोड पर झाड़ियों में सरकारी अस्पताल की दवाइयों की बड़ी खेप पड़ी है। उसकी शिकायत भी पुलिस थाने में की गई। सदर थाने में जब इसकी शिकायत की गई तो जांच के लिए टीम भी पहुंची। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में दवाइयों की खेप मिली थी उसके बाद हड़कंप मचना लाजमी सी बात भी है। दवाइयाँ कहाँ से आई थी, किसने वहाँ पर डाली थी, ये बड़ी जांच का विषय है। लेकिन बहरहाल अगर बात करें, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी इस बात को लेकर सकते में हैं कि आखिर दवाइयाँ कैसे अस्पताल से इस तरह बाहर गई और बड़ी खेप क्यों और किसने बाहर डाली थी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और वहीं गुरुग्राम में कोरोना के खतरे के बीच 5 मार्च से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ने वाली है। बिना मास्क लगाए नागरिकों का पुलिस चालान कर सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाकर ही घरों से निकलें। कोरोना के मामले जनवरी के बाद कहीं न कहीं घटने लगे थे और इसके बाद से सीधे तौर पर लोगों ने भी एहतियात बरतना कम कर दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गुरुग्राम में भी सख्ती बरतना तय है और इसको लेकर 2 दिन कैंपेनिंग जो की जाएगी वो लोगों को जागरूक करने के लिए की जाएगी। लेकिन उसके बाद 5 तारीख से ये अनिवार्य हो जाएगा कि पूरी तरह से लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यदि वो मास्क नहीं लगाएंगे, चाहे वो वाहन में चल रहे हों, चाहे मार्केट में वो पैदल घूम रहे हों, लेकिन उनको मास्क लगाना ज़रूरी हो जाएगा। और इसी को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं, इसको लेकर नगर निगम की एजेंसी, साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की दूसरी एजेंसी इस पर पूरी तरह से सख्ताई बरती हुई नज़र आएंगी। पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 5 तारीख से ये भी तय कर दिया गया है, यदि 5 तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो मास्क नहीं लगाता है तो उसके बाकायदा चालान भी किए जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जिस तरह की परिस्थितियां थी कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे थे और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, तो उसी को लेकर एक बार फिर बढ़ते हुए इन मामलों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा और 5 तारीख से इस पर पूरी तरह से सख्ताई भी नज़र आएगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और वहीं कैथल में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना को रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिले में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कैथल में फिर से 13 नए मामले सामने आए।
कैथल में कोरोना का कहर फिर शुरू हो चुका है। इसमें कैथल के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही ये देखने को मिलती है कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी और जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा भी एहतियात बरतने के लिए एक अभियान भी चलाया गया है। उसके दौरान स्वास्थ्य विभाग की अभी तक कोई भी टीम तैयार दिखाई नहीं दे रही है, ताकि और स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि जो भी टीम है उसको जल्द तैयार करें और फील्ड में भेजे और दुकानदारों को और गांव में जो अभियान चलाया गया है उसको तुरंत प्रभाव से तेज करें, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इनमें रोक लगाई जा सके। अगर हम बात करें आज कैथल में कोरोना पॉजिटिव के मामले की, तो कैथल के अंदर 13 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और टोटल एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो कैथल के अंदर 49 एक्टिव केसों की संख्या हो चुकी है। आज कैथल के अंदर 752 सैंपलिंग ली गई थी, जिसके सैंपलिंग के बाद 13 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या तो 3916 की संख्या कैथल में एक्टिव केसों की टोटल केसों की संख्या पहुंच चुकी है और जो रोगी है पॉजिटिव रोगी थे जो ठीक होकर जा चुके हैं उनकी संख्या 3872 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोरोना पॉजिटिव की मौतों की संख्या तो 55 की संख्या कैथल में कोरोना पॉजिटिव की पहुंच चुकी है। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं पलवल शहर की सफाई व्यवस्था के मुद्दे पर जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता से नगर परिषद के पार्षदों, अधिकारियों, ठेकेदारों और समाज सेवियों के साथ बैठक की है। इस दौरान पलवल नगर परिषद चेयरपर्सन इंदु भारद्वाज भी मौजूद रही। अपने वार्ड की सफाई व्यवस्था से नाराज पार्षदों ने मीटिंग में नाराजगी जाहिर की। पलवल नगर परिषद द्वारा पलवल में फैली गंदगी की व्यवस्था को लेकर सामाजिक संस्थाओं व पार्षदों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पलवल नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता भी मौजूद रहीं और उन्होंने पलवल नगर परिषद चेयरमैन की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी उसमें पार्षदों व सामाजिक संस्थाओं से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर कुछ पार्षदों ने सफाई व्यवस्था व अन्य मुद्दों को लेकर जमकर बवाल काटा और नगर परिषद चेयरमैन के ऊपर भेदभाव के आरोप लगाए। उन्होंने और वहीं यमुनानगर के सामान्य अस्पताल में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, जिसमें अस्पताल में आए मरीज और अन्य लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित इस समारोह में उपायुक्त मुकुल कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने की। 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में आज श्रवण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उपायुक्त यमुनानगर मुकुल कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वह कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने करी। उपायुक्त मुकुल कुमार व सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने यहाँ पर आए हुए लोगों को जागरूक किया और आज के दिन की महत्ता को बताया। और वहीं रेवाड़ी में दुकानदार 2 भाइयों पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल 1 मार्च को भरे बाजार में 2 दुकानदारों पर बदमाशों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था। शहर के 12 हजारी बाजार में 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 1 मार्च यानी सोमवार को सुबह सवेरे रेवाड़ी के 12 हजारी बाजार के अंदर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब 2 दुकानदार भाई अपनी दुकान खोल रहे थे तो पड़ोसी दुकानदारों ने वहां पर उन दोनों के ऊपर लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से ज़बरदस्त वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और रोष के चलते पूरा बाजार कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो दुकानदार अपनी दुकानें खोलने के लिए सहमत हो गए, जिस पर तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों में से आज पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। और वहीं पंचकुला के पिंजौर बद्दी रोड पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घर वालों से झगड़े के दौरान एक शख्स ने घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को आग लगा दी। दरअसल मॉडल कॉलोनी के पास एक शख्स ने घर वालों से लड़ाई कर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा था और कपड़ों का काम करता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और वहीं हिसार में कार के कंटेनर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसा दिल्ली हिसार रोड पर एयरपोर्ट के सामने हुआ है।
कंटेनर में कई गाड़ियां लोड थी। हालांकि सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में सास बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां की इकलौती बहू ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी सास को घर में बंद कर दिया और लगातार उसे प्रताड़ित कर रही थी। मामले की गुप्त सूचना पर महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने पुलिस की मदद से घर पर पहुंचकर तलाशी ली तो उन्होंने बुजुर्ग महिला को बेहद ही गंभीर हालत में बेसुध पाया। पीड़ित बुजुर्ग महिला को आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कई डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज किया। इस दौरान महिला से बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पिछले कई दिनों से प्रताड़ित हो रही महिला कुछ भी बोलने की हालत में नहीं दिखी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ने बुजुर्ग की बेटियों को भी घर में नहीं आने दिया था। फिलहाल पुलिस की माने तो पीड़ित महिला के बयान पर आरोपी बहू के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।